गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पवन कुमार पब्लिक स्कूल से। टुडे वी लर्न लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। गति के 3 नियम हैं, न्यूटन साहब ने दिए हैं। तो कई बार क्या होता है, न्यूटन के गति के 3 नियम बताइए। तो गति के जो 3 नियम है, पहला नियम हम देखते हैं। गति का प्रथम नियम जिसे कहते हैं लॉ ऑफ इनेर्शिया, ठीक है। गति का जो पहला नियम है वो जड़त्व का नियम है। जड़त्व का नियम में पहले हम देखते हैं क्या कहता है। यदि कोई वस्तु स्थिर या गतिशील है तो वह तब तक अपनी स्थिति में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। समझ में आया? मतलब कोई भी वस्तु अगर गति है तो गति करती रहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, कोई बल ना लगाया जाए। ठीक है, इसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का मतलब क्या होता है, जड़त्व की परिभाषा देखते हैं। किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे उसे जड़त्व कहते हैं। ठीक है, तो यह गति का पहला नियम है। गति का जड़त्व की जो माप होती है वो द्रव्यमान की माप के बराबर होता है। मतलब जड़त्व अगर हम आई से डिनोट करें तो I इज इक्वल टू एम। ठीक है, अब हम आते हैं ये गति का द्वितीय नियम। देखो, तीसरा नियम भी बहुत आसान है, पहला नियम भी हम समझना बहुत आसान है। दूसरा नियम थोड़ा सा टिपिकल है, जरा इसको समझिएगा क्या कह रहा है। गति का द्वितीय नियम कहता है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होता है। अब आपको समझ में आएगा, कुछ ऊपर से निकल गया। तो अब इसको क्या करते हैं, पार्टीशन में पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। इसे ही संवेग का नियम कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ मोमेंटम कहते हैं। इसी नियम को लॉ ऑफ मोमेंटम कहते हैं। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, ये 3 चीज समझो। पहली बात तो हम समझे पहले संवेग किसे कहते हैं, फिर उसमें परिवर्तन होता है, फिर उसकी दर होती है। क्या होता है, कह रहा उस पर लगने वाले असंतुलित बल। संतुलित बल का मतलब जैसे कोई बल लगा हुआ है तो उस पर भी कोई बल लगा हुआ तो वो स्थिर रहेगा। असंतुलित मतलब जिसके बल के कारण वो उसका बल ज्यादा हो जाए तो उस दिशा में आगे बढ़ेगा। तो असंतुलित बल की दिशा में, जैसे इधर से ज्यादा बल लगा तो उस दिशा में बल के समानुपातिक होता है क्या चीज, संवेग में परिवर्तन। पहले हम संवेग पढ़ते हैं तो थोड़ा सा समझिएगा संवेग क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। संवेग इज इक्वल टू, संवेग को स्मॉल पी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल पी, मोमेंटम कहते हैं। संवेग को स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, स्मॉल पी इज इक्वल टू एम वी। दिस इज ए वी। देखो ध्यान से, एम क्या है, ये मॉस है, मास जिसे द्रव्यमान कहते हैं। वी क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, जिधर वेग कहते हैं। अब अगर ध्यान से समझो, ये कोई पदार्थ था जिसका मास है m और ये भी इसका मास है m। अब यहां से इसको धक्का मारा गया। ठीक है, अब धक्का मारा गया तो इसकी पहले जो वेग थी ये थी u। थोड़ी देर बाद t सेकंड बाद इसका वेग हुआ v। तो यहां पर अगर हम पहला संवेग निकालेंगे तो p1 क्या होगा, mu। दूसरा वेग क्या, संवेग क्या होगा, p2 mv। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग कितना होगा, p2 माइनस p1। परिवर्तन मतलब कितना बदला, की दर अपॉन t इज इक्वल टू, मान रखिए p2 का मतलब, p2 का मान क्या है, ध्यान से बताइए देख करके। p2 का मान है m v माइनस m u अपॉन t इज इक्वल टू, क्या हुआ, m कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, v माइनस u। जरा थोड़ा सा क्लियर लिखते हैं, साफ साफ समझ में आ जाए। इधर देखते हैं क्या हो गया होगा। इसके आगे देखो क्या कह रहा है, m कॉमन लेते हैं, v माइनस u अपॉन t इज इक्वल टू m v माइनस, ये क्या हो गया,
u अपॉन टी इज इक्वल टू एम ए। समझ में आया? तो इसी को क्या कहते हैं? एफ कहते हैं। अब एफ इज इक्वल टू एम में हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका कहने का क्या मतलब है? एफ इज इक्वल टू इफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P1 माइनस P2 माइनस P1 अपॉन T। ठीक है, क्लियर हुआ? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P1 माइनस P2 माइनस P1 अपॉन T। तो ये सब अब देखो समझो, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लगने वाले असंतुलित बल के समानुपातिक होता है, बल की दिशा में। अब उल्टी दिशा में इसको चल करके एक बार सॉल्व कर लो, दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप जो यहां से सॉल्व करते आए हो इधर से उल्टी दिशा में चलोगे तो क्या कह रहा है? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम ए। अगर एफ डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा के, जब ये हो जाएगा ए। अगर हम ये 1 मान लें, ये 1 मान लें, मतलब उसका वेग एकांक हो जाए और द्रव्यमान एकांक हो जाए, तो के का मान क्या हो जाएगा? और बल भी एक मान लिया जाए। एकांक द्रव्यमान हो, एकांक त्वरण हो और एकांक ही फोर्स हो, तो के का मान होगा 1। तो के का मान अगर इसमें पुट करेंगे तो एफ इज इक्वल टू एम में। ठीक है, तो गति के दूसरे नियम से ही फोर्स की परिभाषा का डेरिवेशन होता है। ठीक है, कई बार इसे पूछा, ऐसा क्वेश्चन आता है कि गति के कौन से नियम के अनुसार बल की परिभाषा का डेरिवेशन होता है, या बल का परिभाषा का पता चलता है, या बल के फार्मूले का पता चलता है। तो ये होता है द्वितीय नियम से। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं तृतीय नियम क्या है, गति का तृतीय नियम। तीसरा नियम क्या है, जरा इसको समझिए। गति का तृतीय नियम, इसमें क्या है? ए है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्रिया की प्रतिक्रिया नियम, जैसे अगर कोई बल यहां पे लगा हुआ है, ये यम है, यहां पर एक बल लग रहा है एफ, तो ये भी उसके खिलाफ एफ लगाएगा, बस केवल दिशा क्या होगी? डायरेक्शन विपरीत होगी। डायरेक्शन जो होती है विपरीत होगी। ठीक है, अब समझ में आया? पहला नियम समझ लो, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक कि हम कोई बाह्य बल लगाए ना इस पे। ठीक है, पहला नियम। दूसरा नियम क्या कह रहा है? कह रहा है अगर कोई वस्तु, अब संवेग के चीजों को तो समझिए, द्वितीय नियम के मतलब उदाहरण भी जरा समझिए। आप यहां पे खड़े हो, ठीक है, ये मानो, और यहां पे छोटा सा बच्चा है, साइकिल से चलाते हुए आ रहा है, और ये 10 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है। ठीक है, 10 किलोमीटर मान लो। तो आप आया, आपसे टकराया, तो क्या होगा? ये बच्चा गिर जाएगा और हो सकता है आपको हल्की फुल्की चोट लग जाए। मगर अगर यहीं पर अगर एक ट्रक हो जाए और वो ट्रक टकराए तो क्या होगा? बड़ा खतरनाक लगेगा। तो इसका मतलब जो नुकसान है वो किसके निर्भर करता है? एक तो यम के ऊपर कितना भारी है, और दूसरा व्हीकल कितनी स्पीड है, दोनों चीजों पर ये निर्भर करेगा। तो यही होता है संवेग। ठीक है, चलो ओके, धन्यवाद। आगे देखते हैं।